इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच उपस्थित हमारी मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता जिन्होंने अपने जीवन काल के 25 वर्ष विज्ञान को दिए हैं और जिनका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, मैं डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा मैम का परिचय देने के लिए अभिलाषा मैम को आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद सव्यसाची जी। सभी गुरुजनों को प्रणाम। मैं अभिलाषा पांडे यूआईसीएस से विभाग से आज आपके समक्ष ऑनलाइन माध्यम से सरलता, सज्जनता और विद्वता की प्रतिमूर्ति डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा जी का संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ। डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा जी मूलतः विज्ञान लेखिका है। वे पिछले 25 वर्षों से विज्ञान लेखन कर रही हैं। वर्तमान में गोवा में रह रही डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय महामहिम प्रणब मुखर्जी के कर कमलों से भारत सरकार के राजभाषा विभाग का राजीव गांधी ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन प्रथम पुरस्कार से सम्मानित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, आचार्य चाणक्य पुरस्कार, विज्ञान साहित्य रत्न सम्मान, वीरांगना सावित्रीबाई फुले पुरस्कार, अखिल भारतीय अंबिका प्रसाद दिव्य स्मृति पुरस्कार, काव्य विभूति सम्मान, नारी गौरव सम्मान सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी आप सम्मानित हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से वनस्पति शास्त्र में एमएससी, जिसमें डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा जी ने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से आईसीआर फेलोशिप के साथ पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल शोध कार्य पूर्ण किया है आपने। पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, अंटार्कटिक विज्ञान और समुद्र विज्ञान सहित विज्ञान के विविध विषयों पर हिंदी और अंग्रेजी में कुल 21 किताबें प्रकाशित हैं मैम आपकी। प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में अब तक विज्ञान एवं सामयिक विषयों पर लगभग 600 लेख और 200 कविताएं प्रकाशित हैं। देश के विभिन्न संस्थानों में अब तक लगभग 100 से अधिक आमंत्रित व्याख्यान, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, विश्व राजभवन गोवा में एवं विज्ञान प्रसार सहित कई प्रतिष्ठित मंचों पर कविता पाठ, आकाशवाणी और दूरदर्शन में कई कार्यक्रम आपके प्रसारित हैं। मैं डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। धन्यवाद अभिलाषा पांडे जी, आपकी इतनी सुंदर हिंदी, और मैं सव्यसाची जी की हिंदी भी सुन रही हूँ गोवा में यहाँ बैठकर, तो मुझे मेरे कानों को बहुत ही सुकून मिल रहा है, क्योंकि यहाँ गोवा हिंदी भाषी राज्य में आता है, तो ज़्यादातर जब भी वार्तालाप होता है तो अंग्रेजी या फिर कोंकणी में होता है। हालांकि मैंने बहुत प्रयास किया है गोवा में हिंदी, मैं लगातार यहाँ सभी से हिंदी में ही बात करती हूँ, तो थोड़ा फ़र्क भी पड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे मेरे ही जन्म प्रदेश में अपने विचार रखने के लिए अवसर प्रदान किया है। आदरणीय कुलपति महोदय, आदरणीय विवेक मिश्रा सर, आदरणीय प्रोफेसर दुबे मैम और इस कार्यक्रम से जुड़े प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे सभी साथियों, आप सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। और जैसे कि आज का जो विषय है, सर ने तो बहुत ही सर आपका जो व्याख्यान रहा और बहुत ही प्रेरणादायक रहा, और पूरा महाभारत आपने हम सभी को दिखा दिया और उससे किस तरह से प्रेरित हो सकते हैं हम। लेकिन आज का जो विषय है उसको मैं विज्ञान और तकनीकी के ही एक माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूँगी। मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन से इस पर चर्चा करूँगी। पीपीटी दिख रही है? स्लाइड्स दिख रहे हैं? यस मैम। यस मैम। तो आज का जो विषय है हमारा कि स्वतंत्र भारत में वैज्ञानिक शोध एवं अनुसंधान का विकास, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और ये जो विषय हमने रखा है, इसको खासतौर पर जो भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके संदर्भ में हम इस पर बात करने जा
और जैसा कि सभी जानते हैं कि इस समय हम पूरा देश जो है हमारा वो भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाता है। अमृत महोत्सव से तात्पर्य है कि जो स्वतंत्रता का के जो 75 वर्ष हुए हैं, उन 75 वर्षों को की जितनी भी उपलब्धियां हैं विभिन्न क्षेत्रों की, उन उपलब्धियों का हम उत्सव मना रहे हैं। वैसे भी हमारा जो देश है उत्सव परंपरा में ज़्यादा विश्वास रखता है और इसीलिए एक साल पहले इस महोत्सव को मनाना हमने शुरू कर दिया है। 12 मार्च 2021 से ये शुरू हुआ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च के साथ हमने इसको शुरुआत की है और अलग अलग विषयों पर जो भी उपलब्धियां हुई हैं उसका हम ये उत्सव मना रहे हैं। तो जैसे आज का जो हमारा विषय है, विशेष रूप से हमने जो क्षेत्र लिया है वो भारत के जो वैज्ञानिक शोध अनुसंधान की जो उपलब्धियां हैं या जो कार्य हमने किए हैं इन 75 वर्षों में, उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात हो सकता है हमारे जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके मन में ये बात आ सकती है कि आखिर इस सब का पुनरावलोकन या इन सब बातों को दोहराने से या इन सब चीजों को के बारे में सोचने, समीक्षा करने का मतलब क्या है। तो इसका बहुत गहरा अर्थ होता है, क्योंकि सिर्फ यदि हम दूसरे क्षेत्रों को छोड़ दें, सिर्फ हम वैज्ञानिक शोध की बात करें, अनुसंधान की बात करें कि 75 वर्षों में भारत ने क्या क्या किया, तो उसके लिए सबसे पहली बात इस प्रश्न के उत्तर की ये आती है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी भारतीय सभ्यता है, उसमें जो विज्ञान है वो एक अभिन्न अंग रहा। जैसा कि अभी मिश्रा सर ने महाभारत कालीन हमारी जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं उसे कोई परिकल्पना माने, इतिहास माने, वो एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाता है कि हमारी जो संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, वहां से लेकर अब तक जो हमारा आधुनिक भारत है उसमें विज्ञान एक अहम विषय रहा है, एक महत्वपूर्ण चीज रही है जिसके बिना भारत ने कभी प्रगति या उन्नति की बात सोच ही नहीं सकते थे। तो इस बात को हमें समझना है और यदि हम बहुत अधिक प्राचीन समय में ना भी जाएं तो स्वतंत्रता के समय से ही यानी 15 अगस्त 1947 से अब तक भारत ने जो भी विकास किया है उसको समझना, उसका पुनरावलोकन करना इसलिए भी जरूरी है कि आज आगे चल के आप जो काम करेंगे, आप जो शोध करेंगे, उससे आप सीख लेंगे कि हमने प्राचीन समय में या इन 75 वर्षों में क्या किया है, कौन सी प्रौद्योगिकियां आई हैं, कौन सी तकनीकें आई हैं, कौन से वैज्ञानिक शोध हुए हैं। यदि हम उनकी समीक्षा करते हैं तो एक तरीके से हम भारतीय होने के नाते एक आत्मनिरीक्षण भी कर पाएंगे कि क्या वाकई हमारे पूर्वजों ने क्या किया वैज्ञानिक शोध के अंतर्गत, अनुसंधान के अंतर्गत, और उन वो जो नींव स्थापित हुई है उस नींव के आधार पर हम अपने देश को कितना आगे ले जा सकते हैं। इसलिए ये विषय पुनरावलोकन के लिए चुनना बहुत आवश्यक है और यही विषय नहीं, 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जहाँ जहाँ भी जो भी विषय पर हम पुनरावलोकन कर रहे हैं उन सब के मूल में कारण जो है वो यही है। अब जहाँ हम विज्ञान की बात करते हैं तो भारत में जो सामाजिक आर्थिक लाभ है उसके लिए मुख्य रूप से विज्ञान जो है उसकी आवश्यकता ज्यादा हो जाती है। अब बात आती है कि वास्तव में विज्ञान है क्या, जिसकी हम बार बार बात करते हैं। तो आप में से सभी विज्ञान विषय से ही जुड़े हुए हैं तो इसको समझने में बहुत कठिनाई नहीं होगी। तो हम बिल्कुल सरल भाषा में यदि देखें तो विज्ञान जो होता है एक व्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। और यदि हम शोध और अनुसंधान की दृष्टि से विज्ञान का विश्लेषण करें या परिभाषित करें तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम कोई शोध करने जाते हैं तो चरणबद्ध तरीके से हम उसका शोध कार्य करते हैं। और उसमें पहली चीज क्या आती है? पहली चीज आती है जिज्ञासा। किसी भी शोध को करना हो, आपके गणित से संबंधित हो, कंप्यूटर से संबंधित हो, हमारा वनस्पति हो शास्त्र हो, कोई भी शास्त्र हो, जब हम विज्ञान का कोई विषय चयन करते हैं शोध के लिए तो सबसे पहली चीज आती है आपको किसी विषय के प्रति एक जिज्ञासा आती है। उसके बाद फिर हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग के बाद हम उसका परीक्षण करते हैं, परीक्षण के बाद हम उसका निरीक्षण करते हैं और तब जाकर हम निष्कर्ष पर
पहुंचते हैं। तो इस तरह से जो विज्ञान होता है वो जिज्ञासा से लेकर निष्कर्ष तक एक क्रमबद्ध तरीके से किया गया शोध और अनुसंधान होता है, और तब कहीं जाकर हम एक लोक कल्याणकारी या विश्व कल्याणकारी किसी सुविधा को स्थापित कर पाते हैं। अब विज्ञान जो होता है वो कई तरह का है, ये इस बात से भी आप सभी जानते हैं। बहुत सी शाखाएं विज्ञान की हैं, लेकिन इन विभिन्न शाखाओं में भी जो एक मूल चीज विज्ञान की है कि कोई भी विज्ञान हो, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे वो वनस्पति, भौतिकी, भूविज्ञान, कुछ भी, हर विज्ञान में, चाहे वो व्यवहारिक विज्ञान ही क्यों ना, हर विज्ञान जो है वो दो मूल तथ्यों पर टिका हुआ है, एक पदार्थ और एक दूसरी उसकी ऊर्जा। तो इस तरह से जो विज्ञान है वो अपनी ऊर्जा, अपनी इन्हीं दो मूल तथ्यों के आधार पर हमेशा लोक संबंध स्थापित करता है। आप देखिए कि वैसे तो जैव विविधता जब हम देखते हैं तो पृथ्वी पर, समस्त पृथ्वी पर अनंत असंख्य जो है प्राणी आपको मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बुद्धि के कारण जो मनुष्य होता है वो ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो विज्ञान को समझ सकता है या जिसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, इसलिए उसका समाज होता है और विकसित समाज होता है। समाज तो प्राणियों का भी होता है, लेकिन एक विकसित समाज, एक बौद्धिक समाज जो है वो मानव सभ्यता का ही है, और उसी मानवता के कल्याण के लिए जो विज्ञान होता है और जो जीवन और मनुष्य है उनका आपस में संबंध होता है। और जो विज्ञान है उसके साथ फिर सुविधा की जब हम बात करते हैं या विज्ञान के कल्याण की बात करते हैं, ताकि लोग अच्छे से रह सकें, अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकें, वो सब के लिए आवश्यक होता है प्रौद्योगिकी। और इस तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो होती है, तकनीकी जो होती है, वो लोक संबंध से स्थापित होती है या लोक संबंध से संबंधित होती है। जो जब हम भारत के संदर्भ में वैज्ञानिक शोधों और अनुसंधानों की बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें विज्ञान एक अभिन्न अंग है। और इसकी सबसे अच्छी चीज आप देखिए कि यूं तो विश्व में बहुत सी संस्कृतियां हैं, और जब हम प्राचीनतम संस्कृतियों की बात करते हैं तो चाहे यूनान की संस्कृति हो, रोम है, मिस्र है, सुमेर है, चीन है, ये सब कालांतर में ये सब समकक्ष संस्कृतियां हैं भारत की प्राचीन संस्कृतियों के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति है उसकी तो मूल चेतना है, उसमें विज्ञान बसा हुआ है। और इसलिए ये जो विज्ञान है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक चेतना जो हमारी संस्कृति में है, उसने हमेशा इस संस्कृति को स्पंदित बनाए रखा। और वही कारण है कि चाहे रोम या यूनान की और मिस्र की संस्कृतियां अब जीवंत नहीं है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति जीवंत है, आज भी है, और प्रतिपल उसमें वैज्ञानिक विकास हो रहा है, क्योंकि अनुसंधान हो रहा है और क्योंकि हमारी संस्कृति के मूल में विज्ञान बैठा हुआ है, बसा हुआ है। और यही कारण है कि हम निरंतर विकास करते हैं, और उसका कारण हमारी भारतीय संस्कृति का वैज्ञानिक चेतना से लैस होना है। अब जब हम विकास की बात करते हैं वैज्ञानिक शोधों के माध्यम से, ये हमने भारतीय संस्कृति के संदर्भ में अपने विज्ञान को अभी तक विवेचित किया, लेकिन व्यवहारिक तौर पर भी हम इसकी विवेचना यदि करें तो हम पाएंगे कि विज्ञान से विकास के लिए वैज्ञानिक शोध जो है वो एक सेतु का कार्य है। अब वैज्ञानिक शोध क्या होता है वो भी आप बहुत से लोग यहाँ पर पीएचडी कर रहे हैं तो शोध की बात से, व्यवहारिक शोध की बात से भली भांति परिचित होंगे कि कोई भी जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनके बीच हम अनुमानित संबंधों की खोज एक क्रमबद्ध तरीके से, नियंत्रित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, आनुभाविक और आलोचनात्मक रूप में जब हम करते हैं तो वो वैज्ञानिक शोध होता है। और शोध के बाद अब हम यदि अनुसंधान और विकास की बात करें तो यूनेस्को ने बहुत अच्छी परिभाषा अनुसंधान के लिए निर्धारित की कि जो ज्ञान का भंडार है, यानी जो हमारा विज्ञान है, उस विज्ञान यानी कि ज्ञान का भंडार, तो उस ज्ञान के भंडार को हम किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए सृजनात्मक कार्य जब हम करते हैं तो वो अनुसंधान कहलाता है। और वो जो अनुसंधान के कारण जो निष्कर्ष निकल रहा है, उससे जो मानवता का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसको हम विकास कहते हैं। और
ये जो अनुसंधान हम करते हैं उसमें मूलतः 3 चीजें समाहित होती हैं। एक बुनियादी अनुसंधान होता है। बुनियादी अनुसंधान यानी कि जो जो बेसिक साइंस है, जो बुनियादी विज्ञान है, पहले हम उसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से उसका व्यवहारिक प्रयोग किया जा सकता है, उसको हम अनुप्रयुक्त या अप्लाइड रिसर्च कहने लगते हैं। और जब हम उसमें सक्षम हो जाते हैं या हमें लगता है कि हाँ ये निष्कर्ष सही है, तो हम प्रयोगात्मक उसका प्रयोग शुरू कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि इस समय पिछले 2 साल से जब कोरोना महामारी चल रही, इंटरनेट का हमने कितना अच्छा एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट किया, प्रयोगात्मक विकास किया। मैं यहाँ गोवा में बैठी हुई हूँ, आप वहाँ जबलपुर में बैठे हुए हैं, लेकिन हम इस तकनीकी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं क्योंकि एक शोध हुआ, एक अनुसंधान हुआ, उससे जो विकास हुआ उसका हमने प्रयोगात्मक विकास का प्रयोग किया। और जैसा मैंने कहा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, निरंतर विकास हम कर रहे हैं अनुसंधान और शोध के माध्यम से, जिसकी नींव जो है हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में कब की पड़ी हुई है। तो जब हम भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों को भारत के संदर्भ में यदि देखें तो संक्षिप्त में मैं आज जाना चाहूंगी कि किस तरह से हम इसे 4 कालखंडों में विभाजित करके समझ सकते हैं। प्रोफेसर मिश्रा सर ने अति प्राचीन भारतीय उपलब्धियों का जिक्र किया, जिन पर हमारे भारतीय या जो विश्व के लोग हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन यदि हम प्राचीन भारतीय युग, जिसके भग्नावशेष अभी भी विद्यमान हैं, जैसे आर्यभट्ट, चरक और सुश्रुत और पाणिनि, इनके नाम आप सब भलीभांति परिचित, ये वो हमारा प्राचीन युग था। और उस समय जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, वे ही वास्तव में भारतीय वैज्ञानिक थे। और उस दौर का मैं यहाँ पूरा बहुत अधिक उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगी, इससे हम नहीं परिचित। उसके बाद आता है मध्ययुगीन युग। फिर जब क्रमशः जो भारत था, जो विश्व के दूसरे जो लोग थे, उन्होंने भारत के इसी वैज्ञानिक आकर्षण से प्रभावित होकर उस पर आक्रमण किया। और हम मूलतः बहुत सीधे साधे लोग थे, इसलिए जो वसुधैव कुटुंबकम और विज्ञान कल्याण की जो हमारी विश्व कल्याण की जो भावना थी, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित किया इस मध्यकालीन युग में। और हमारी जितनी भी श्रेष्ठता थी, जो भी उत्कृष्टता थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उस पर बहुत अधिक हमला करने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि हमारे भारत की मिट्टी में के जीन में विज्ञान बसा हुआ है, तो आप देखेंगे कि मध्ययुगीन युग में कितना भी दमन हुआ हो, लेकिन विज्ञान का जो विकास था वो रुका नहीं। और इसी तरह से जब हम स्वतंत्रता के पहले के ब्रिटिश कालीन भारत की बात करते हैं, जिसे हम औपनिवेशिक काल कहते हैं भारत का, वहां भी आप देखेंगे कि चाहे वो रामन रहे हो, भाभा रहे हो, श्रीनिवास रहे हो, सभी इसी औपनिवेशिक काल में आते हैं। लेकिन वहां भी कितना भी दमन ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत का किया हो, लेकिन उनने खुद हमारा बौद्धिक शोषण किया, क्योंकि उस समय भी हमारा जो भारतीय विज्ञान था वो एक तरफ रमन प्रभाव दे रहा था, एक तरफ पौधों में स्पंदन की बात कर रहा था। तो वहां भी विज्ञान की उपलब्धियां हमें दिखाई दी। अब हम आज के विषय पर यदि आए कि स्वतंत्र भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो 1947 से 2021 तक का हम आगे पूरी उसकी जानकारियां दूंगी मैं कि किस तरह से हमने इस स्वतंत्र भारत में भी वैज्ञानिक उपलब्धियां भारत को मिली हैं। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ी सी एक बात ये बोलना चाहूंगी कि चाहे वो स्वतंत्र भारत का कालखंड हो या स्वतंत्रता से पूर्व के भारत का कालखंड, सबसे बड़ी चीज हमारे भारत के लोगों में ये रहती है, ये शोध और अनुसंधान तो थोड़ा ऊपर उच्च शिक्षा की तरफ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल हम यदि भारत के जो ग्रामीण घर हैं, ग्रामीण समाज है, उसके बाद थोड़ा सा मध्यम वर्गीय परिवार है, वहां भी आप देखेंगे कि हर माता पिता का एक सपना होता है कि उसका जो बच्चा है वो विज्ञान विषय से पढ़े। ये एक बड़ी तमन्ना रहती है। और हमारे यहाँ पहले देखें आप, 2000 के पहले तक भी ये एक परंपरा रही थी कि बस ये 4 विषय होते थे, गणित, विज्ञान, भौतिक और रसायन, यही विज्ञान होता था पढ़ने के लिए। उसके बाद आगे बहुत सी शाखाएं इन्हीं की मूल विज्ञान से आगे चल के शाखाएं बन जाती। लेकिन एक दौर होता था, कोई कहता था भाई विज्ञान ले लो या बायोलॉजी ले लो, मैथ्स ले लो या बायोलॉजी ले लो, बस ये 2 विषय होते थे
शिक्षा के बाद, माध्यमिक शिक्षा के बाद क्रमशः बढ़ते हुए जब हम आते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मानस में, भारतीय मानस में ये रहता था कि वो जो उनकी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो विज्ञान को पढ़े। और इसी इसी मानसिकता के आधार पर आप देखेंगे कि औपनिवेशिक काल में जब आधुनिक विज्ञान की शुरुआत भारत में होती है, ये आप 19वीं और 20वीं शताब्दी का दौर देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं कि किस तरह से भारत की, स्वतंत्र भारत में जब वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान का विकास, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, वो होता है, उसकी नींव औपनिवेशिक काल में जो संस्थान स्थापित किए गए, वहां से पढ़ना शुरू हो गई थी। क्योंकि किसी भी शोध और अनुसंधान के लिए जो संस्थान है, उनका होना बहुत जरूरी है। कोई आप घर में बैठकर या खेतों में बैठकर अनुसंधान नहीं कर सकते उसके लिए, क्योंकि हमने कहा कि विज्ञान एक क्रमबद्ध, एक व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया जाने वाला ज्ञान है। अनुसंधान भी क्या है? व्यवस्थित तरीके। तो उस व्यवस्था के लिए एक संस्थानों का स्थापित होना बहुत जरूरी है। तो स्वतंत्र भारत में जो भी विकास हो रहा है या हुआ है, उसमें इन संस्थानों की स्थापना बहुत मायने रखती है। 1851 से लेकर 1945 तक का ये जो काल है, ये औपनिवेशिक भारत का काल है। चाहे आप उसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखें, या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण देखें, या फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट देखें, रमन इंस्टीट्यूट बैंगलोर देखें, ये सब औपनिवेशिक काल में रखी गई वो नींव थी कि जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है, वैसे ही अनुसंधान कार्यों को एक नई गति मिलती है। आपका विभाग गणित और कंप्यूटर का विभाग है, तो विशेष तौर पर मैं ये स्लाइड लेकर आई कि किस तरह से औपनिवेशिक काल में भी गणित विषय को लेकर जो शोध और अनुसंधान की नींव रखी गई थी, वो 1907 में आप देखेंगे कि वी रंगास्वामी अय्यर जी ने इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना की, जो बाद में फिर इंडियन मैथमेटिकल क्लब बना, और उसके बाद इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी वापस उसका नाम रखा गया था। और उसी समय जर्नल ऑफ मैथमेटिकल सोसाइटी, क्योंकि लोग जो है मौलिक शोध जो है गणित में भी कर सके, इसके लिए ये स्थापित किया गया था। कहने का तात्पर्य है कि गणित को भी एक विज्ञान की तरह प्रस्तुत करने की हमारे यहाँ परंपरा रही है। और इसलिए आप देखेंगे कि जब कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने भी कि हमारे भारत के जो बच्चे हैं, जो शोध कर रहे हैं, वो मूल रूप से गणित की मौलिक शोधों को के प्रति आकर्षित हों, अपने मौलिक शोध पत्र दे सके, उनमें अनुसंधान की प्रवृत्ति जागृत हो, इसलिए उन्होंने कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना की। तो इस तरह से, ये तो मैंने गणित की बात की। हर विषय का जो हमारे देश के लोग थे, उन्होंने भारत में वैज्ञानिक विषयों के अनुसंधान के लिए, उनके विकास के लिए बहुत कुछ काम किया। तो जब हम भारत के स्वतंत्र होने के बाद की बात करते हैं कि संस्थानों की स्थापना और संस्थानों से जुड़े जो हमारे विद्वजन थे, जो विषय विशेषज्ञ थे, उन्होंने किस तरह से काम किया। लेकिन यहाँ एक बात और आती है कि किस तरह, जैसे मैंने कहा कि खेतों में रहकर आप अनुसंधान नहीं कर सकते, इसी तरह से सिर्फ संस्थान या वैज्ञानिक ही कार्य नहीं कर सकते, उनके लिए जो सरकार होती है, जो प्रशासन होता है, उसका जुड़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि एक समग्र देश में ये सारी चीजें मिलकर काम करेंगी तभी होगा। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो सबसे पहली बात जो सिर्फ और सिर्फ ये कही जाती है कि विश्व में सिर्फ भारत एक ऐसा देश था जिसमें संविधान निर्माण के समय विज्ञान के विकास को संविधान में स्थान दिया गया। ये माना गया था कि यदि स्वतंत्र भारत में वैज्ञानिक शोध और विकास करना है, प्रौद्योगिकी का विकास करना है, तो विज्ञान के विकास को संविधान से जोड़ा जाए। और इसलिए जो भारत में पहली नीति बनी, वो वैज्ञानिक नीति संकल्प 1958 था, जिस नीति का निर्माण होमी जहांगीर भाभा ने किया था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्वतंत्र भारत में इस वैज्ञानिक नीति संकल्प के साथ एक नींव जो है वो रख दी गई थी। और लगातार आप देखेंगे कि 60 का दशक हो, 70 का दशक हो, लगभग 2 दशकों तक इसी संकल्प के आधार पर हमारा विकास हुआ, वैज्ञानिक विकास हुआ, जिनका हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद जो देखा गया कि वैज्ञानिक विकास ही नहीं, हमें साथ में प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकी की भी जरूरत है, क्योंकि तब तक हम दूसरे विश्व के दूसरे देशों से प्रौद्योगिकी ले रहे थे। तो फिर हमारे यहाँ ये देखा गया स्वतंत्र भारत में, इसलिए 1983 में प्रौद्योगिकी नीति आई कि हम सिर्फ वैज्ञानिक शोध ही नहीं बल्कि अपनी खुद की प्रौद्योगिकियां विकसित करें, तकनीकियां विकसित करें, ताकि इस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन सकें। और तीसरी चीज फिर ये वाली जब नीति आई तो पूरा का पूरा 80 का दशक आप देखेंगे और 90 का दशक, तो ये 2 दशक फिर चले। फिर ये देखा गया कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की तरफ तो हमने बहुत विकास कर लिया, अब पुराना छोड़ के कुछ नए करने की भी जरूरत है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों को जोड़कर 2003 में फिर एक विज्ञान नीति भारत की तरफ से आई, और इसमें मुख्य रूप से ये रखा गया लक्ष्य कि हम विश्व वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा में दूसरे जो विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके। इसलिए ये विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति आई, और इस नीति के आधार पर जब हमने काम किया तो बहुत अधिक आगे बढ़े। और अभी फिर उसके बाद नवाचार शब्द को भी जोड़ा गया, जो 2013 में फिर से एक विज्ञान नीति आई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात ये जो 4 नीतियां थी, इन विज्ञान नीतियों के माध्यम से भारत ने बहुत अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास किया। और जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये वो हमारे स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत ने वैज्ञानिक विकास किया है, प्रौद्योगिकी विकास किया है, उसके ये प्रमुख कर्णधार हैं। यदि ये नहीं होते तो हमारा देश स्वतंत्रता के बाद विकसित विकास नहीं कर पाता। और एक एक व्यक्ति से जो आप देख रहे हैं, ये इन वैज्ञानिक कर्णधारों से, आधुनिक भारत के वैज्ञानिक कर्णधारों से आप सभी परिचित हैं। इन्हीं के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में इस तरह से वैज्ञानिक विकास की सांस जो है वो ले पा रहे हैं। इसके बाद आप देखिए कि जैसा मैंने कहा कि हर शोध के लिए संस्थान की आवश्यकता है, तो औपनिवेशिक काल में जब जो संस्थान स्थापित किए गए थे और लगातार हमारे वैज्ञानिकों ने जब विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में विकास करना शुरू किया, तो फिर ये संस्थान कम पड़ने लगे, क्योंकि विज्ञान ने अलग अलग सिर्फ वो 4 विषय ही नहीं रहे थे, उसके और भी कहना चाहिए कि विस्तार मिलने लगा। तो फिर 50 से 60 के दशक में आप देखेंगे 1948 में जब बीरबल साहनीपुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई, तो वहीं आप 1969 में इसरो जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान की स्थापना की गई। और ये जो एक एक संस्थान आप देख रहे हैं, ये एक एक संस्थान एक एक विषय में, विज्ञान के विषय में किए जाने वाले शोधों और अनुसंधानों के लिए उत्तरदायी था। और सिर्फ शोध और अनुसंधान तक ही सीमित नहीं है बात। आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर इन संस्थानों में शोध हुए, इस बात का ध्यान रखा गया कि जो भी अनुसंधान कार्य हो रहे हैं और उनसे जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, उनका संबंध भारत के जो आर्थिक सामाजिक विकास है उससे भी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहूँ कि हमारे गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की स्थापना। अब आप कहेंगे कि यदि समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में कोई अनुसंधान हो भी रहा है तो उसका भारत की आम भारतीय जनता से क्या मतलब। लेकिन आप देखिए कि जो भी समुद्र विज्ञान से संबंधित शोध हुआ है, उसमें मत्स्य की जो है, मछली पालन जो है, वो भी एक विषय होता है। तो यहाँ के जितने भी मछुआरे हैं या भारत के जितने भी मछुआरे हैं, कहीं ना कहीं उनको कितना फायदा हुआ है। इसी तरह से आप देखिए कि जैसे कोई कहता है कि भाई इसरो ने इतना विकास किया, तो उससे क्या भारत के जो आम लोग हैं, अंतरिक्ष में यदि हम चले भी गए तो आम लोगों को क्या फायदा है। लेकिन आप देखिए कि इसरो ने जो सैटेलाइट्स स्थापित करा है, जो उच्च शिक्षा के लिए, या हम जैसे अभी बात हुई कि किस तरह से जो अर्थव्यवस्था है उसमें आजकल पैसों की जरूरत है, तो वो सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये जितना भी विकास स्वतंत्र भारत में हो रहा है, उसका संबंध जो है वो आम सुविधाओं से है, आम लोगों से है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो शोध होते हैं या जो अनुसंधान होते हैं वो संस्थानों तक ही सीमित है। कहीं ना कहीं उनका जो संबंध है वो आम भारतीय के विकास से भी होता है। अब ये जितने भी संस्थान हैं, उन सब के लिए उनको वित्त पोषित करना या उनके लिए व्यवस्थाएं स्थापित करना, उसके लिए भी एक उत्तरदायित्व की जरूरत होती है। तो भारत में इन समस्त शोधों
के लिए स्वतंत्र भारत के की जो शोध संस्थान है, उन सब के लिए जो एक कार्य कर रहा है, जिसका उत्तरदायित्व के साथ, वो है हमारा पृथ्वी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और उसमें भी जो डीएसटी और डीबीटी है, बहुत सारे आप लोग जो जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उसका लाभ उठा रहे होंगे। डीएसटी के प्रोजेक्ट्स हैं, डीबीटी के प्रोजेक्ट्स हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, हमारा अंतरिक्ष विभाग है, एटॉमिक एनर्जी है, सीएसआईआर से तो आप भली भांति परिचित हैं। तो ये सारे के सारे स्वतंत्र भारत के बाद स्थापित किए गए हमारे वो विभाग है, वो संस्थान है, वो मंत्रालय है, जो निरंतर जो देश में शोध और विकास हो रहा है उस पर वो अपना नियंत्रण रखते हैं या कार्य कर रहे हैं। अब ये जिन विभागों की भी हमने बात की, तो स्वतंत्रता के बाद आप देखेंगे कि जो हमारे वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान का जो बुनियादी अवसंरचना है, बुनियादी ढांचा है, वो इतना ठोस और सशक्त है, इसलिए हम इतने काम कर पा रहे हैं, इतने संस्थान जो है वो कार्य कर पा रहे हैं। तो ये पूरा ढांचा आप देखेंगे विश्व में इस तरह का कसा हुआ जो बुनियादी अवसंरचना है, वो किसी और देश में आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हम बहुत व्यवस्थित ढंग से इसे करते हैं। जैसे आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा तंत्र है विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक, उसमें 6 चीजें आती हैं। एक केंद्र सरकार के अंतर्गत अलग हो रहा है, राज्य सरकारों के अंतर्गत अलग हो रहा है, और जो सीधे सीधे विज्ञान से जुड़े हुए मंत्रालय नहीं है, लेकिन वो देश के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, वहां भी वो तकनीकी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान हैं, एनजीओज हैं, निजी उद्योग हैं, हर जगह R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कार्य जो है लगातार हो रहा है। और इन सभी का जो माध्यम, जैसे मैंने कहा, CSIR है, DRDO है, ICAR है। जैसे अब ICAR की मैं बात करूँ, आप देखिए कृषि 1947 का कृषक यदि आप देखते हैं, किसान, और आज का उन्नत ट्रैक्टर और कितनी सारी प्रणालियां हैं उनके आधार पर कार्य करने वाला जो एक किसान है भारत का, उसमें कितना परिवर्तन हुआ। क्योंकि ICAR सिर्फ शोध नहीं करते, बल्कि वो विभिन्न तरह की जो फसलें हैं उनकी कितनी किस्में उगाई जाती हैं, और किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। हालांकि कुछ लोग, कई बार जब मैं इस तरह की बात करती हूँ तो लोग बोलते हैं तो फिर भारत में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, हर चीज का सकारात्मक और नकारात्मक चीज होती है। आप किस चीज को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लेकिन यदि हम वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान के विकास को वाकई कृषि के क्षेत्र में देखें, तो आज ICAR ने सिर्फ भारत में ही नहीं, आप देखिए हमारे यहाँ की कितनी किस्में और कितने जीनोम्स जो हैं, जो फसलों से संबंधित हैं, वो भारत में बाहर भी जा रहे हैं। कितने हमारे जो IITs हैं वो क्या क्या नई शोध कर रहे हैं, और उसका फायदा जो है पूरे भारत या पूरे विश्व को मिल रहा है। अब चीज ये आती है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो संस्थान है उनमें शोध हो रहा है, तो सीधे आप स्कूल से निकलकर तो शोध नहीं कर सकते। हमारे यहाँ स्वतंत्र भारत में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि किस तरह से ये जो सेतु होता है उच्च शिक्षा का, कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं, इनको भी स्थापित करना है। तभी तो स्कूल के बाद ये सेतु का काम कर रहे हैं। इन संस्थानों से होकर फिर अनुसंधान और शोध किए जाते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि हमारे देश में 23 IIT, 31 NIT है, और लगभग 4000, ये सिर्फ हम इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी शिक्षा की बात कर रहे हैं। और प्रौद्योगिकी शिक्षा में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप गणित या भौतिक या इंजीनियरिंग की बात होती है, वहाँ पर जीव विज्ञान भी उतना ही जुड़ा हुआ है, तो कंप्यूटर भी उतना ही जुड़ा हुआ है। तो ये वो संस्थान है, ये स्वतंत्र भारत के अपने आप में विकास को दर्शाते हैं, जिनमें पढ़कर हमारे देश के विद्यार्थी जो हैं इन शोध संस्थानों में जाते हैं। ये मैं बहुत सीमित शोध संस्थान, क्योंकि हमारे देश में अनगिनत शोध संस्थान है, और एक एक चीज के लिए शोध। जैसे आप देखिए गन्ना, सिर्फ गन्ना, अंगूर तो सिर्फ अंगूर, यानी बारीक से बारीक शोध जो है एक एक संस्थान में हो रहे हैं। और विश्वविद्यालयों से पढ़कर जब वैज्ञानिक बनते हैं हमारे विद्यार्थी, तो वो जाकर इनमें शोध करते हैं, और इन शोधों का लाभ जो है हर भारतीय को वो करवा रहे हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो मैंने कहा था कि गणित, विज्ञान, भौतिक और रसायन, उस छोटे से 4 विज्ञान के विषयों ने कितना विस्तार लिया है, उनको मैं एक स्क्रीन पर नहीं ला सकती हूँ, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि
चाहे वो चिकित्सा विज्ञान हो, इंजीनियरिंग हो, महासागर हो, ध्रुवीय विज्ञान हो। सोचिए कि हमारे यहाँ हम लोग उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जाकर भी काम कर रहे हैं। ये अपने आप में जीवंत प्रमाण है हमारे स्वतंत्र भारत के वैज्ञानिक विकास का, वैज्ञानिक शोधों का। तो आप यदि चिकित्सा विज्ञान से लेके आज के नैनो टेक्नोलॉजी, जियोमेटिक्स तक जाते हैं, तो कितना विस्तार जो है हमारे देश ने किया है। और बहुत सी हर क्षेत्र की अपनी उपलब्धियां हैं, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ 2 उपलब्धियां लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत बहुत समय चाहिए। लेकिन आप सभी परिचित हैं। आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ यदि हम इसरो की या अंतरिक्ष विज्ञान की उपलब्धियों की बात करें, तो एक समय था कि 3000 साल पहले जो अंतरिक्ष विज्ञान था वो कितना विकसित था। सिर्फ हमारा भारत ही ऐसा था जिसने अंतरिक्ष विज्ञान में इतनी अधिक प्रगति की थी। और आज के दौर में आप देखिए, चाहे इसरो हो, चाहे स्काई रूट जैसी प्राइवेट हमारे यहाँ अंतरिक्ष वैज्ञानिक एजेंसियां आ गई हैं, अंतरिक्ष वेधशालाएं हैं, चंद्रयान हुआ, गगनयान हुआ, मंगलयान हुआ, सबसे आप परिचित हैं। ये आम भारतीय के होठों पर इस तरह की अंतरिक्ष वैज्ञानिक उपलब्धियां आपको सुनाई दे जाएंगी, दिखाई दे जाएंगी। क्यों? क्योंकि आम भारतीय भी कहीं ना कहीं एक, जब आपको याद होगा मंगलयान गया था तो गांव-गांव में लोग बैठे हुए थे कि हमारा देश जो है वो मंगल पर पहुंच पा रहा है कि। तो ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक वैज्ञानिक चेतना जो है वो लोगों में अपने आप हमारे यहाँ विकसित है, लोगों के जीव में है। इसी तरह से जीव वैज्ञानिक उपलब्धियों की यदि हम बात करें, देखिए सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारी जो कोरोना वैक्सीन बनी है वो जीव वैज्ञानिक एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक सोचिए, पूरा विश्व बना रहा था, हम भी बना रहे थे, विश्व भी सक्सेस हुआ, हमें भी सफलता मिली। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कहना चाहिए कि सजीव हस्ताक्षर है हमारे वैज्ञानिक विकास का। इसके अलावा भी आप देखें, योग जो है, योग को एक विज्ञान की तरह प्रस्तुत करना, पिछले कुछ सालों में हमने पूरे विश्व को बता दिया कि जो योग होता है वो भी एक विज्ञान है। तो इस तरह से ये सारी जो चीजें थी वो हमें बताती है कि हम पूरे 1947 से 2021 तक किस तरह से हमने विकास किया है। और यही विकास जो है वो आप देखिए, भारत का जो एक स्थान है, चाहे आप अमेजन है, अलीबाबा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये जो विश्व की बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उसमें हमारे भारतीय वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। ये कोई कहेगा कि भाई वो तो भारत से बाहर जाके काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी क्या अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमने इतनी वैज्ञानिक प्रतिभाएं हमारे देश में हैं कि विश्व भी उनका लोहा मानता है। यदि हम नवीनतम भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों की बात करें 1947 से अब तक की, भी सिर्फ अभी कुछ मेरे ख्याल से 6 या 7 वर्षों की उपलब्धियां देखें तो आप देखेंगे कि चाहे वो मंगलयान हो जिसकी मैंने बात की, अब सोचिए कि हमारे देश से दूसरे विकसित देश भी अपने जो प्रक्षेपण करवाते हैं, अपने उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें जो हैं उसमें यदि हम अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति की बात कीजिए तो देखिए आंकड़े आपको दिख रहे होंगे 2015 से 2021 के, कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है, वैश्विक नवाचार सूचकांक, उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि 2015 में हमारा स्थान विश्व में 81 था और वही बिल्कुल लेटेस्ट 2021 में आज हम 46वें स्थान पर। और यदि नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम विश्व में हम 3रे स्थान पर। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि किस तरह से हमने विकास किया है। और सबसे बड़ी चीज जो हमारे भारतीय समाज में लोग कहते हैं कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन ये भी, इस मिथक को भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारे देश के आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक, महिला वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस मिथक को तोड़ा है कि हमारे देश में सिर्फ वो ही कर्णधार नहीं थे, बल्कि महिलाओं ने भी विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे वो आप बेसी थॉमस को देखें जिसे हम मिसाइल वुमेन के नाम से जानते हैं, ऋतु करिगल को देखें जिनको हम रॉकेट वुमेन के नाम से जानते हैं, और मंगला मणि को देखिएगा जो पोलर वुमन। सोचिए, ये जो मंगला मणि है, इन्होंने लगभग 1 साल तक अंटार्कटिका के शीतकाल में उन्होंने पूरा कार्य किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो ये सारी उपलब्धियां जो हैं ये दर्शाती
वैज्ञानिक से लेके पुरुष वैज्ञानिक, यहाँ पर कोई जेंडर जैसी चीज नहीं होती है। विज्ञान विज्ञान होता है और वहां पर उन्होंने काम किया है। हालांकि एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि अभी भी सिर्फ जो वैज्ञानिक अनुसंधान में 16% भागीदारी ही महिलाओं की है, लेकिन जहां 1947 में 0% यदि हम माने तो 16% यदि 2021 तक आया है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी तक हमने जितनी भी बात की वो सारी की सारी उपलब्धियों और उसकी बात की, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आज भी थोड़ी बहुत असमानता हमारे पूरे समग्र भारत में दिखाई देती है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये भी हमारे यहाँ हमारे देश का यथार्थ है। तो इसलिए हम यदि ये कहें कि 1947 से 2021 तक हमने इतनी उपलब्धियां हासिल की, वो एक बहुत अच्छी सकारात्मक सोच है, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि इस तरह की असमानता को भी हमें मिटाना है। और निसंदेह इसी तरह की ये तो एक व्यवहारिक असमानता आपने देखी, और यही एक असमानता जो है क्वालिटी की भी, उत्कृष्टता की भी हमारे यहाँ दिखाई देती है। बहुत से संस्थान हैं, बहुत से विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय, लेकिन जो युवा पीढ़ी में जो एक उत्कृष्टता है, जो योग्यता है, वो विशेषज्ञता है, उसमें थोड़ी सी कमी जो दिखाई देती है। बहुत से इस तरह के सर्वेक्षण होते हैं, उनमें पाया गया है कि थोड़ी सी क्वालिटी जो हमारे देश के बच्चे जो निकल रहे हैं उनमें कम है। तो इन्हीं सभी चीजों को, इसी तरह की असमानता को मिटाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 को लेकर आया गया है। और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो नीति आई है, इस नीति में विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो भी स्वतंत्रता के बाद, इतने विकास के बाद भी, वैज्ञानिक और अनुसंधान के शोधों में विकास के बाद भी ये जो असमानता है इसको हमें रोकना है। और इसलिए इस नीति में ओपन साइंस फ्रेमवर्क है, या एक देश एक सदस्यता, जैसी एक देश एक सदस्यता से जैसे आप सभी जानते होंगे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जर्नल्स भी नहीं मिलते, कई संस्थान ऐसे हैं जिनको साइंटिफिक जर्नल ही नहीं मिलता है क्योंकि बहुत बहुत उनकी फीस होती है। तो ये इस नीति में खासतौर पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि हर वैज्ञानिक, हर शोधार्थी को वो जर्नल मिल सके जिसकी उसको जरूरत है। पारंपरिक ज्ञान को भी, जो हमारे पारंपरिक वैज्ञानिक ज्ञान को, उसको भी जोड़ने का प्रयास इस राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति में किया गया है। और जब ये नीति आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर हम और भी विकास कर पाएंगे। और सबसे अच्छी चीज आप देखेंगे, ये हम इस तरह निरंतर इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। आपको याद होगा कि 1965 में जब शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया तो वो स्वतंत्र भारत का विज्ञान की तरफ विकास का एक सशक्त नारा हम कह सकते हैं। और इसीलिए जब पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ तो जय विज्ञान उसमें जुड़ गया। और अभी 106वीं जब भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुई तो जय अनुसंधान भी उस नारे में जुड़ गया। तो जय जवान जय किसान से लेके जय अनुसंधान तक की जो हमारी यात्रा है वो निसंदेह हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाएगी। और इसलिए स्वतंत्र भारत के इस दौर में, वर्तमान दौर में, और भी कई शानदार पहलें वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए की जा रही हैं, जिसमें आप देखेंगे कि लोगों को भी जोड़ने के लिए डीडी साइंस और इंडिया साइंस चैनल जैसे दूरदर्शन के जो चैनल हैं वो स्थापित किए जा रहे हैं। मैं खुद भी इससे जुड़ी हुई, बहुत से हम वैज्ञानिक कार्यक्रम इन चैनल्स के माध्यम से देते हैं। अवसर के बारे में भी बहुत से लोग आप जानते होंगे, कितने सारे टीएसटी की जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनसे हमारे शोधार्थी जो हैं वो जुड़ सकते हैं। आप इनके जरूर, आप डीएस जो नहीं जुड़े हैं वो डीएसटी, डीबीटी, जिनके भी मैंने नाम लिए हैं, उनकी साइट्स पर आप जाइए। बहुत सी योजनाएं आपके लिए जो है तैयार हैं। और लेटेस्ट की यदि हम बात करें, अभी 8 नवंबर 2021 को एक मेंटरशिप कार्यक्रम जो डीबीटी में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने किया है, आप जरूर उससे जुड़िएगा। आपको बहुत सारी चीजें अनुसंधान के लिए इसमें मिलेगी। और इस तरह से हम देखें कि सिर्फ विज्ञान या शोधार्थी ही नहीं, लोगों का भी रुझान जो है विज्ञान की तरफ आ रहा है। इसमें भी एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि शोध और नवाचार के लिए हमारे जीडीपी का हालांकि 1% ही उपयोग होता है, लेकिन ये जो नई विज्ञान नीति आई है उसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे वैज्ञानिक शोध है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो है वित्त
व्यवस्था की जा सके। तो इन सब को हम अंत में यही कह सकते हैं कि आज स्वतंत्र भारत में विज्ञान ने हर व्यक्ति के, वैज्ञानिक के ही नहीं, हर आम व्यक्ति के मन में भी इस बात को स्थापित कर दिया है कि जो हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में एक बात कही गई थी कि अन्नम ब्रह्मेति व्याजानात्, यानी तब एक दौर था कि मनुष्य प्राणी की ही तरह था, आम प्राणियों की तरह था कि उसको सिर्फ लगता था बस खाना पीना ही है, अन्न ही सिर्फ ब्रह्म हो सकता है। धीरे धीरे जब उसकी वैज्ञानिक चेतना जगी तो उसको लगा कि नहीं, अन्न ही नहीं, प्राण ब्रह्म होता है। उसके बाद फिर और वैज्ञानिक चेतना जगी तो उसको लगा कि नहीं, अन्न और प्राण ही नहीं, मन बहुत बड़ी बात होती है कि मन से ही व्यक्ति समझ सकता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, प्राण कैसे जग सकते हैं। लेकिन आज के दौर में विज्ञानम ब्रह्मेति व्याजानात् की स्थिति आ गई है। हम जानते हैं कि विज्ञान ही ब्रह्म है। यदि विज्ञान नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, अनुसंधान नहीं होगा। और इसीलिए आप हमेशा याद रखिए जो कि एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे आज की जो युवा पीढ़ी है उसके सबसे बड़े रोल मॉडल के रूप में माने गए हैं। और उन्होंने हमेशा कहा कि पहली सफलता से ही आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है वो तुक्का हो, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए। और आज स्वतंत्र भारत के जो आप विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि हमें भारत को 1947 से 2021 तक के भारत को वाकई और विकसित करना है तो आप भी अपना योगदान दीजिएगा। और इसलिए इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। और मुझे लगता है कि इससे जो मेरे शोधार्थी हैं उनको जरूर लाभ हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, आपका व्याख्यान प्रेरणादायक, ऊर्जामयी और भारत की महानता, विज्ञान की नई प्रौद्योगिकी का विस्तार एवं उपलब्धियां। मैम ने बहुत ही सरलता से पीपीटी के माध्यम से हम सबको अवगत कराया। मैम का उद्बोधन सरकार की वैज्ञानिक नीतियां, औपनिवेशिक भारत से लेकर स्वतंत्र भारत का विज्ञान की दिशा में विकास, अंतरिक्ष विज्ञान, भारत का आत्मनिर्भर बनने तक का इतिहास, मैम ने विभिन्न उदाहरणों से बहुत ही सरलता से हम सबको समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं सुमन चंदाना हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ एवं आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद सुमन मैम और धन्यवाद शुभ्रता मैम, हमें शिक्षा प्रदान करने और अपने ज्ञान के साथ इस समारोह को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए। आपके दिए गए इन सुनहरे शब्दों को हम हमेशा याद रखेंगे। अब मैं आज के अध्यक्षीय भाषण के लिए हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर कपिल देव मिश्र सर को आमंत्रित करता हूँ कि वह अपना ज्ञान एवं अपने शब्दों से हम सबको मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय कंप्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग संस्थान द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय परिचर्चा में जो वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई है, जिसका विषय है स्वतंत्र भारत में वैज्ञानिक शोध एवं अनुसंधान का विकास। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस संगोष्ठी में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं प्रोफेसर मृदुला दुबे जी को, जिन्होंने ऐसा विषय चयनित किया कि इस विषय पर डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी ने मुख्य वक्ता के रूप में बड़ा ही विशद और जो हमारे विद्यार्थियों को आज आवश्यकता है, वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान के विकास की दृष्टि से उद्भव से लेकर आज 2021 तक संपूर्ण बातें गागर में सागर भरने का काम किया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ सुब्रता जी का और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ कि गोवा में बैठ करके मैं सुन रहा था कि हिंदी के प्रचार प्रसार में आप अपनी राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है। आपने बड़े ही अच्छे ढंग से हमारे विद्यार्थियों को और हमारे शोध छात्राओं के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण ऐसे ऐसे प्रसंगों के माध्यम से आपने समझाया है, जैसे कक्षाओं में विद्यार्थियों को गंभीर विषय को सरलता और सहजता के साथ प्रस्तुत करना
ये वाक्पटुता और शब्द शिल्पकारों की बहुत बड़ी ये प्रतिभा का परिचायक होता है। आपने बड़े ही सहज सरल ढंग से सारी बातें बताई।